साथियों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के आज के इस कार्यक्रम में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मेहमान वक्ता हैं प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल व्यास जी। आप वर्तमान में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में समाजशास्त्र के प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख हैं। आपकी रुचि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों को समझना, समसामयिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों तथा वन्य जीव, प्रकृति एवं पर्यटन विशेष में है। आपने कुछ वर्षों तक दैनिक भास्कर में लेखन तथा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया है। डॉक्टर यशपाल जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी और सभी जितने हमारे साथी लोग इस समय जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत है। आज का विषय बड़ा गंभीर विषय है और मैंने उसका टाइटल दिया था कि गणित जनसंख्या का कितने समझे आप। थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था, थोड़ा सा ऑड भी है कि मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप समझे कि नहीं समझे अभी तक, तो इसको अन्यथा ना लें आप कि मैंने इसको कोई चैलेंज किया है। इसके पीछे मेरा भाव यह है कि जनसंख्या का जो भी गणित है उसको हम कितना जानते हैं। मेरा मतलब इसके एक मीटर से था कि हमारा नॉलेज उसके बारे में कितना है, ये उसके पीछे मेरा भाव था। और एक जिज्ञासा भी जगाना चाहता था मैं कि कार्यक्रम के प्रति एक जिज्ञासा जागे कि जनगणना के बारे में क्या हमारी सोच है और हम किस तरीके से उसको सोचते हैं। मैं जब कार्यक्रम की शुरुआत करूं उसके पहले मैं कुछ चीजें आपसे बताना चाहता हूं कि ये फोटो मैंने आपके सामने रखा, शायद आप सब लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद एक फोटो और हमें दिखाई देता है। और ये एक बड़ा भयावह फोटो है जिसको आप सब लोग देख रहे होंगे। एक रेलवे ट्रेन है और उस ट्रेन पर इतने सारे लोग चढ़े हुए हैं। ये एक बड़ी अजीब स्थिति है और एक भविष्य का चित्र है। हालांकि भविष्य का चित्र क्या कहें, ये आज की तारीख में वर्तमान स्थिति में कई जगहों पर हमको देखने को मिलता है। ये हमारे देश का चित्र नहीं है, ये बांग्लादेश का चित्र है जहां पर एक ट्रेन पर सफर करने वाले लोग इस तरह से बैठ के यात्रा करते हैं। तो एक कुछ स्थिति ऐसी है कि जो हमें इस बात का आभास करा रही है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जो हमारी चिंता को बता सकते हैं, हमारी चिंता के बारे में हमारे को इस बात का आभास करा सकते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं और हमारे साथ क्या होने वाला है। वास्तव में जिस जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल शास्त्र है, विज्ञान है, जिसको हम जनांकिकी कहते हैं और अंग्रेजी में उसका नाम है डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी भी एक ऐसा शब्द है जिससे आम जनता का कोई सरोकार मेरे ख्याल से बहुत कम पड़ता है। अपने जीवन काल में कभी एक दो बार कभी सुनता होगा जनांकिकी क्या होता है और जनांकिकी से क्या उसका फायदा, उसको क्या लेना देना है। लेकिन बहुत मजेदार बात यह है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन के लिए जिनका हमारे बीच में बहुत बड़ा अस्तित्व है और हम उनको कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, या ये समझिए कि हमारा उनसे कभी कोई आमना सामना ही नहीं हुआ। ये एक बड़ा ही छुपा हुआ तथ्य है। मेडिकल की भाषा में एक आप लोग कई बार कहते हैं कि कुछ ऐसा है जैसे ब्लड प्रेशर के लिए कहता है कि धीरे 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 वो इंसान को खत्म करता है। जनसंख्या का विस्फोट भी वैसी ही एक समस्या है जो आपके राष्ट्रीय तंत्र को, सामाजिक तंत्र को, पारिवारिक तंत्र को पूरी तरह से खत्म करता है। लेकिन हम अनजान है सब। जो पिछले 100 साल के अंदर हमारी जनसंख्या नीतियों में जनसंख्या के अंतर्गत जो कुछ बदलाव हुआ वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और हम, अगर हमने कुछ पढ़ा है, हम उसके प्रति जागरूक हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में चिंताएं
बहुत सारी होगी। और अगर चिंताएं नहीं है तो शायद आज हम अपने इस सभा के अंदर इस पर चिंता व्यक्त करें। मैं इस आज के इस प्रोग्राम को ज्यादा भाषण पर न रखते हुए इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से अपनी बात रखना चाहता हूं आप सब लोगों के सामने, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज इस विषय पर इसको गंभीर चिंतन के रूप में हम उठा करके लाएं और हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क पे ये चीज तय हो कि जनसंख्या क्या कमाल करती है। पिछले दिनों इस देश के राष्ट्रीय पटल पर, अंतरराष्ट्रीय पटल पर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने जनसंख्या के प्लानिंग, जनसंख्या के जो माइग्रेशंस हैं उनको लेकर के हमारी चिंताओं को बढ़ाया है और हमें ये सोचने को मजबूर किया। देश के चिंतकों ने, पढ़े लिखे वर्ग ने इस दिशा में शायद सोचा भी होगा, लेकिन सोचने का समय नहीं। एक बहुत विवादास्पद फिल्म भी आई अभी पिछले कुछ दिनों में, हम उसको विवादास्पद कहें ना कहें, लेकिन उसने हमारे मन को झकझोरा है और कहीं ना कहीं वो हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल से जुड़ी हुई चीज है। एक बहुत अजीब बात ये हुई कि डेमोग्राफी को लेकर के, डेमोग्राफिक इश्यूज के लेकर के न हमारा समाज जागृत हुआ या समाज कभी इस पर रिएक्शन देता है, और न ही हमारी सरकारें इस बारे में कभी कोई अपनी नीतियां बनी है, ऐसा नहीं है। जितने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बना है और भी इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशन, उन सब ने अपना काम किया है, लेकिन वो हमें केवल कागजों पर दिखाई देता है, उसका कहीं हमको इम्प्लीमेंटेशन समाज में होते हुए नहीं देखा। ये इस देश की एक अगर सौभाग्य है तो एक दुर्भाग्य भी है कि हम एक बहुधर्मीय, बहुभाषाई देश में रहते हैं और जहां पर कुछ राष्ट्रीय हितों को अपने हितों के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है। एक राष्ट्रीय परिदृश्य पर हम चीजों को कभी समझने को तैयार नहीं होते कि उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्स इस देश पर क्या आने वाला है और उसकी क्या कीमत देश चुकाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले 10-12 दिनों में इस प्रदेश के शहर के अंदर इस तरह की कुछ घटनाएं हुई जिसने हमें सोचने के लिए मजबूर किया। मैं आगे जब इसका विषय आएगा तब आपसे चर्चा करूंगा कि वो सारे विषय क्या है। आज की जो बात है, जनसंख्या शास्त्र अपने आप में एक ऐसा विषय है जो आंकड़ों का विज्ञान है, जो आंकड़े आपके सामने रखता है और आंकड़ों के माध्यम से आपके सामने आने वाले समय का आपके सामने चित्रण पेश करता है। वो चाहे चिकित्साओं से संबंधित हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हो, या हमारी शिक्षा नीति से संबंधित हो, या हमारे प्लानिंग में हमारी ऊर्जा से संबंधित आवश्यकताएं क्या है उनसे संबंधित हो। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि जो भी चीजें हैं, जो भी एंड यूजर उसके अंदर बैठा हुआ है, वो बैठी हुई है जनसंख्या, और हम उसको किसी भी स्थिति में नेग्लेक्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर हम नेग्लेक्ट कर भी रहे हैं, हम आगे बढ़ भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उसकी कीमत चुका रहे हैं, चुका रहे थे और भविष्य में भी चुकाते रहेंगे। तो ये बहुत चिंतन का विषय है, हर मन मस्तिष्क को झकझोरने वाला विषय है और हमें इस दिशा में बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम ये सोचते हैं कि अब शुरुआत में हम इस बात को यहां से शुरू करें कि आखिर ऐसा तालमेल है क्या ऐसी बात है जिसको हम समझें। पहली बात ये आती है कि जितना भी जनसंख्या बढ़ती है, अगर कहीं भी किसी भी जगह पर जनसंख्या बढ़ रही है, वो सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर अपना बोझ डालती चली जाती है, क्योंकि हर खाने वाले व्यक्ति को, हर जो व्यक्ति जिंदा है उसको अपनी कुछ पेट से संबंधित आवश्यकताओं के लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता है, और वो नेचुरल रिसोर्सेज सीमित है। एक मैं बहुत अच्छे आपको दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। एक माल्थस करके एक बहुत बड़े जनांकिकी शास्त्री हुए, उन्होंने पहली बार एक बात हमें बताई कि कैसे आपकी जनसंख्या और आपके खाद्यान्नों, या हम उसको थोड़ा सा वेग टर्म के अंदर और लें, कैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा या उनके बीच में संबंध क्या है। हम सामान्य रूप से फ्लोरा और फौना की बात करते हैं, जहां पर हमारा प्रकृति के साथ में वनस्पति शास्त्र का और जीव जगत का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, हम उसकी चर्चा बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मनुष्य का फ्लोरा और फौना तो है ही, लेकिन जहां पर हमारा अपने प्राकृतिक संतुलन के साथ में, क्योंकि मनुष्य, मानव उसके एपेक्स पर बैठा हुआ है, उस फूड चेन के एपेक्स पर है। अगर नीचे कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी सबसे बड़ी कीमत पूरे चेन को देना पड़ती है और वो मनुष्य को उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। माल्थस एक ऐसे जनांकिकी शास्त्री हमारे बीच में आए जिन्होंने हमको ये बताने की कोशिश की है
कि आप अगर अपनी जनसंख्या को प्रकृति के हिसाब से नियंत्रित नहीं करेंगे तो प्रकृति अपना काम करेगी और वो नियंत्रण करेगी, और जब वो नियंत्रण करेगी तो बहुत दुखदाई होगा, बहुत परेशानियों से भरा होगा, मानव त्रासदियां सामने आएंगी और आपको उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम अपने चारों ओर जो भी कुछ आज की तारीख में देख रहे हैं लगभग वही सब कुछ है। कई लोग माल्थस के की आलोचना करने के लिए सामने आए थे कि माल्थस ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, लेकिन हम इस जनरल को एक बात, अब हम इसको दूसरी तरीके से समझने की, इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या जब भी बढ़ती है, मनुष्यों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है, 2, 4, 16, 32 इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। जैसे हमने कई बार सुना होगा खरगोशों में बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, चूहों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। लगभग हम लोग भी उसी पैटर्न पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन ये जमीन, ये पानी, ये प्रकृति, हमारा पर्यावरण जो हमें प्रकृति ने दिया है वो सीमित है। सपोज कीजिए अगर वो 10 किलो है, 10 किलो पानी प्रकृति ने दिया है तो आप उसको 12 किलो कभी नहीं कर पाएंगे। जो भी है वो वितरण का खेल है। तो जब भी इसके बीच में असंतुलन पैदा होता है, चाहे वो आप खाद्यान्न की बात करें, चाहे आप प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, अगर जनसंख्या हमारी सीमित होगी, हमारा प्लानिंग प्रॉपर, उनके बीच में तालमेल बैठा रहेगा। लेकिन यदि अगर वो तालमेल, कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ गई थी, मैं बात चल रही थी माल्थस के बारे में, मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि माल्थस इस बात के लिए हमें आगाह करते थे, हमें एक थ्योरी उन्होंने दी कि अगर हमारे और प्राकृतिक पर्यावरण की चाल अगर बराबर नहीं है, उसके बीच का अगर तालमेल गड़बड़ है, तो हमें निश्चित रूप से उसकी कीमत चुकाना होगी, और जो कीमत हम चुकाएंगे वो बहुत बेहद गंभीर मानवीय त्रासदियों के रूप में हमारे सामने आएगी, और शायद वो मानवीय त्रासदियां हमें पसंद नहीं है। तो हम करें क्या? तो उसके लिए सीधी सी बात थी कि हमें अपनी जनसंख्या पर एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना होगी, और हमें ये पता रखना होगा कि हमें कितनी जनसंख्या चाहिए और क्या उसके लिए। अब वो एक अलग विज्ञान है, उसके बारे में हम अभी चर्चा कम करें कि वो कैसे होगा और क्या नहीं होगा, उस बात में जाते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ फैक्ट्स के रूप में हमारे सामने आती हैं कि हमारी जनसंख्या, अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में देखें तो नंबर 1 पर आता है चाइना, नंबर 2 पर आते हैं हम, उसके बाद में अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। ये एक सीरियल ऑर्डर बनता है। अब इस सीरियल ऑर्डर में भी मजेदार बात ये हो रही, करीब 2050 तक हम, चाहे हमने और कहीं प्रगति न की हो, लेकिन 2050 तक हम दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश बन जाएंगे, यानी चीन हमसे पीछे हो जाएगा। एक सुकून भरी बात जरूर आज के डेमोग्राफर्स कहने लगे हैं कि इस सदी के अंत तक, जब 2100 शुरू होगा, 2100 शुरू होगा, तब भारत की जनसंख्या में कमी आएगी, वो स्टेबल होगी, लेकिन वो इतनी कमी नहीं होगी जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों को हम बचा सके। वो तब तक बहुत बुरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, और बहुत सारे जो आशावादी डेमोग्राफर्स होते हैं वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनसंख्या बढ़ती तो बढ़ने दीजिए, हर आने वाला हाथ और पेट अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आता है, तो इसलिए कहीं नहीं। लेकिन मैं एक अपने पढ़ने लिखने के ज्ञान के बाद में मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कोई सीमा रेखा आपको अवश्य खींचना पड़ेगी, जब जाकर के आप इन सारी चीजों से वो कर पाएंगे। अब प्रश्न एक और उठता है कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी क्यों? क्या ऐसे कारण हो गए जिससे हमने अपनी जनसंख्या, देश की जनसंख्या बढ़ती चली गई? कुछ 2-3 छोटी टर्मिनोलॉजी को पहले इसके लिए समझ लेना बहुत जरूरी है। एक जन्म दर, कि जन्म दर क्या होती है, किस रफ्तार से हमारे समाज में नए बच्चे जन्म लेते हैं, उसको हम बहुत सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं, टेक्निकल बात नहीं, कि किस रफ्तार से हमारे समाज में नए बच्चे जन्म लेते हैं प्रति 1000। मृत्यु दर, कितने लोग इस समाज से विदा लेते हैं, मृत्यु दर। ऐसे 2-3 शब्द और हैं, लेकिन उनके भी हम व्यवस्था में न जाएं। लेकिन ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हमारी टोटल पॉपुलेशन को या तो कम करती हैं या बढ़ाती हैं। अगर बच्चों की जनसंख्या तेजी से जन्म दर बढ़ रही है तो निश्चित रूप से हमारे समाज की जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी, और यदि अगर मृत्यु दर तेजी से है तो समाज की जनसंख्या घटती जाएगी, बच्चों का नंबर कम होता जाएगा और समाज की, देश की जनसंख्या कम होती जाएगी। अब हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में
जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। अभी पिछले कुछ समय में जरूर हम एक ऑप्टिमिस्टिक जनसंख्या पर आ रहे हैं। ऐसा डेमोग्राफर्स कहते हैं कि 2.1 की जो परसेंट की जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा जनसंख्या को स्टेबल करती है, लेकिन अभी हम आइडियलिस्टिक रूप से उस पॉइंट पर पहुंचे नहीं है। तो अब होगा क्या हुआ ऐसा कि हमारी जनसंख्या बढ़ती? मजे की बात यह हुई कि पिछले कुछ 10-20 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर चिकित्सा सेवाओं का बहुत अच्छा विकास हुआ। हमने लोगों को कम मरने दिया। ये अच्छा नहीं लगता ऐसा कहना कि हमने लोगों को मरने नहीं दिया, लेकिन हमारे देश की मृत्यु दर में कमी आई क्योंकि चिकित्सा सेवाएं तेजी से बढ़ने लगी, मनुष्य को एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मिलने लगी और समय पर उसकी जान बचने लगी। मतलब समाज से जो लोगों का नंबर घटना था वो घटना कम हो गया। दूसरी बात, जो देश में व्यक्तियों के जीवन स्तर में प्रभाव आया, एक व्यक्ति अच्छा खाने लगा, अच्छा पीने लगा, अब अपने स्वास्थ्य की दशाओं पर ज्यादा ध्यान रखने लगा, अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सोचने लगा, तो ये उसके जीवन स्तर पर, खान पान पर, उसके रहने पर जो असर आया, उससे उसके जीवन औसत स्तर बढ़ गया। अगर वो पहले कम जीता था, 40, 45, 50 साल जीता था, अब एवरेज एक व्यक्ति 60 साल जीने लगा। 58 पॉइंट समथिंग का हमारे पास में एक एवरेज एज का ग्रुप है जो हमारे देश में एक व्यक्ति सामान्यतः जीता है, और लोग इससे ज्यादा भी जीते, बट दैट इज एन एवरेज। तो ये बात हुई कि इसने हमारी जनसंख्या को उस मात्रा में तो नहीं बढ़ाया, लेकिन निश्चित रूप से हम जनाधिक्य की तरफ चले गए। अब और भी बातें आई कि हमारे जनसंख्या में साक्षरता भी काम आ गई। हम लोग पढ़ने लिखने लगे, हमें समझने लगे, हम ये समझने लगे कि हमें हमारी जनसंख्या का बढ़ने का क्या परिणाम है और क्या नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो पढ़ा लिखा भी होने के बाद में अपनी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में नहीं सोचता। यहाँ इस बात को और स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि साक्षरता होना एक अलग बात है और जनसंख्या साक्षरता होना एक अलग एस्पेक्ट। आप अपनी जनसंख्या की उस लिटरेसी के हिसाब से समझने लगे, पॉपुलेशन लिटरेसी को अगर आप समझने लगे, तो आप जनसंख्या के सही गणित को समझ पाएंगे, जो एक स्पेशल ब्रांच के रूप में आता है, जिसका एक गहन अध्ययन हमारे सामने होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो हमें जनसंख्या साक्षरता को बहुत ही सामान्य शब्दों के आधार पर ला करके उसको एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। हमारे देश में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1952 के आसपास, परिवार नियोजन कार्यक्रम। उस परिवार नियोजन कार्यक्रम की इस देश में धज्जियां उड़ी। हम उसको लागू ही नहीं कर पाए ढंग से, या अगर कहीं हुआ तो उसके ऊपर इतना मतभेद, इतना वार्तालाप, इतना वाद विवाद हुआ कि जो उसका मूल भाव था वो खत्म हो गया, और अल्टीमेटली सरकार उसको केवल कागजों पर रख पाई, फाइलों में रख पाई। और जो हमारा परिवार नियोजन का कार्यक्रम, जिसको अगर कभी आप याद करते हो, एक लाल तिकोन के नाम से जाना जाता था, वो हमारे समाज से गायब हो गया, और हम उसका भी एक दुष्परिणाम आज हमारे समाज में भुगत रहे हैं। हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अब एक दूसरा चीज, ये तो एक हमारा जनसंख्या का स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या हमारे देश में कहाँ जा रही है, और इसने हमारे अभी अब अगर हम सड़कों पर चलते, मैंने 2-3 चित्र इसलिए रखे थे कि हमें मालूम पड़े कि हमारे समाज की भयावहता क्या होने वाली। सड़कों पर चलने की जगह नहीं है, बड़ी बड़ी हमारे पास गाड़ियां हैं, पैदल चलना दूभर है, हमारे पास ब्रिजेस नहीं है, हमारे पास ट्रेन कम पड़ने लगी हैं। हमने नदियों पर, हमारी अगर हम प्रदेश की नदी के बारे में सोचते हैं, जो नर्मदा नदी पर हमने बहुत सारे डैम्स बनाए, बरगी से लेकर के हमने सरदार सरोवर तक बहुत सारे डैम्स बना दिए, और सब जगह उस पानी का दोहन करने लगे। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा जानता हूं कि हम अगर ऐसी 4 नदियां भी नर्मदा की ले आए तो हम इस प्रदेश की प्यास को नहीं बुझा सकते, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की एक सीमा होती है और जनसंख्या की वृद्धि की कोई सीमा नहीं, कोई हमने उस पर उसका वो नहीं खींचा है। और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे रबर बैंड की तरह है कि आप उनको उस सीमा तक खींचते जा रहे हैं जिसके बाद उनके अंदर ब्रेक होना तय है, और वो जो स्थिति आ रही है वो समाज को बहुत तकलीफ दे रही है। अब इसका परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम ये आ रहा है कि हमारे सोसाइटी के अंदर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे बड़ी बात, मैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन सबसे भी ऊपर एक चीज को ले जाना चाहता हूं जो सामान्यतः आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। और दूसरा महत्वपूर्ण जो एक विषय है, जो इसी का एक पॉइंट है, दैट इज एनक्रोचमेंट, जिसको आप अतिक्रमण कहते हैं। ये बढ़ती हुई जनसंख्या के बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे समाज की नींव हिला दी है, चूल्हे हिला दिए। और तीसरा, अगर आप इसके अंदर एक बड़ा फैक्टर जोड़ना चाहते हैं तो हो सकता है भ्रष्टाचार। अब हम सबसे पहले वितरण को देखते हैं। हमारे पास हमारी एमिनिटीज लिमिटेड है और उसको हर समाज का व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बीच में कैसा है। जब अवसर कम होंगे,
हाथ ज्यादा होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा परेशानी आएगी, हम दिक्कतों में पड़ेंगे। और जब हम दिक्कतों में पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? भ्रष्टाचार करेंगे। तो हमारा समाज किस दिशा में जाएगा? भ्रष्टाचार की तरफ जाएगा। और तीसरी बात जो हमारे साथ में आएगी कि अगर हम भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तो जो एक समाज के अंदर जो एक बात आती है वो आती है एनक्रोचमेंट। इन एनक्रोचमेंट इन ऑल मीन्स, चाहे आप किसी की प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट करते हैं, चाहे किसी के राइट्स पर इंक्रोचमेंट करते हैं, चाहे सड़कों पर इंक्रोचमेंट करते हैं, हर जगह आपका इंक्रोचमेंट जारी है और आप उस काम को करते चले जा रहे हैं। ये तीन मेजर इश्यूज में, इसकी बहुत लंबी फहरिस्त हम अपने सामने रख सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के परिणाम क्या हुए, लेकिन ये तीन मेजर इशू ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। जब भी किसी भी हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की अगर स्टडी करें जहां पर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा विस्फोट हो रहा है, इन सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो अफगानिस्तान से शुरू होते हैं, अफगानिस्तान को एक्सेप्शनल केस में आप अलग रख दीजिए, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, उधर बर्मा, उसके बाद थाईलैंड, और ये बात चीन तक चली जाती है। ये पूरा बेल्ट जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है वितरण की, दूसरी है एंक्रोचमेंट की, और तीसरी है करप्शन की। और सारी चीजों की जड़ यहीं से समाज के अंदर जिस चीज के लिए हम सब लोग जुड़ते हैं, एक शाम देश के नाम, या हम कई बार कहते हैं कि हम अपना जहर मुक्त, रसायन मुक्त हम अपने कृषि को दें, तो ये जहर केवल हमारी कृषि में नहीं घुसा, हर क्षेत्र में घुस गया। चाहे आप जितने भी सेक्टर आपने डेवलप किए, जुडिशरी से लेकर के बॉटम लाइन तक आप चले जाइए, ये तीन फैक्टर्स ने आपकी समाज की चूल्हे हिला दी, देश को हिला के रख दिया। और यदि अगर अब भी हम नहीं समझते हैं तो ये तीनों चीजें, और बहुत ज्यादा परिणामों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, इन तीन परिणामों से यदि अगर हम समाज के बारे में देखते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो एक बहुत गंभीर परिणाम हमारे सामने पेश करते हैं। और इसी वितरण और इसी को लेकर के मारपीट होना, दंगा होना, लोगों की चीजों पर पहुंच जाना, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। अब इसके बाद में एक जो और समस्या आती है, अब देश कैसा दिखाई देता है। मैं जब पढ़ा करता था तो कई बार अखबारों में मुझे कमेंट पढ़ने को मिलता था, अभी भी कभी कभी मिलता है, अब नहीं मिलता, लेकिन पहले मैं कई बार सुनता था कि भारत एक भूखे और नंगों का देश। बड़ा बुरा लगता था, मन को बड़ी चोट लगती थी कि मैं जिस देश का निवासी हूं उस देश को विदेशी लोग इस रूप में देखते हैं, हमारा चेहरा दिखाई देता है। बुरा भी लगता था, लेकिन जब थोड़ी समझ बढ़ी, जनांकीय शास्त्र को पढ़ा, अपनी आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश की, तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ। अभी जब मेरा कनेक्शन टूटा था तो एक सज्जन कुछ कह रहे थे, वो शायद उस बात का कहीं इशारा कर रहे थे। और मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि हमारा देश एक बहुभाषाई, बहुक्षेत्रीयता से भरा हुआ और बहु धर्म से भरा हुआ देश है, जहां पर ये चीजें हमें दिक्कत देती है। तो प्रश्न अब ये आता है मेरे सामने कि ऐसा विदेशियों ने हमें कहा क्यों? इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है कि समाज के अंदर हम अगर एक समझदार वर्ग की बात करें और एक ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति, अगर हम समाज को दो टुकड़ों में विभाजित कर दें, एक जिम्मेदार समाज जो राष्ट्र के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है, और एक ऐसा समाज जो इररिस्पॉन्सिबल है, जिसके पास में उसको ना कोई देश से लेना देना है, ना उसको किसी सिस्टम से लेना देना है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी उसको धर्म के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहता हूं, मैं उसको एक इररिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का वो हिस्सा जो किसी भी तरह से राष्ट्रीय हितों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता, उसमें आप उन सब लोगों को जोड़ दीजिए। रिस्पॉन्सिबल जो सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, वो राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचता है, व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचता है, सोसाइटल इश्यूज के बारे में सोचता है, और एक अच्छे बेहतर भविष्य के बारे में सोचता है। डेफिनेटली वो एक आइडियलिस्टिक पैटर्न पर सोचता है और अपनी सोसाइटी की जिम्मेदारियों को समझते हुए पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है मेन पॉपुलेशन के अंदर। तो जो लोग जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी सोसाइटी में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 2, मैक्सिमम 3, और अब तो नए चलन के हिसाब से सिर्फ 1। एक बड़ा अच्छा स्लोगन चला, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, इसने हमें बहुत मुश्किलों में डाला। तो जो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जिम्मेदार समाज कम अच्छे लोगों को कम अच्छे लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब हमारी पॉपुलेशन में जब हम टोटो पर जब जाकर के देखते हैं तो कम अच्छे लोग हमारी सोसाइटी में ऐड हो रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं,
जहां हमारी सोसाइटी का एक सेगमेंट ऐसा है जो गैर जिम्मेदार, जो कि किसी भी तरह दृष्टि से अपनी जिम्मेदारी का सामना नहीं करता, देश के बारे में उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उसको किसी नेचुरल रिसोर्सेज से कोई मतलब नहीं है। आपकी नदी सूख जाए, आपके जंगल कट जाए, आपकी ट्रेन लुट जाए, दूध पीने को ना मिले, उससे किसी चीज से उसका कोई मतलब नहीं। दे ओनली कॉन्ट्रीब्यूट द पॉपुलेशन टू द कंप्लीट, टू द टोटल पॉपुलेशन। और वो जो वर्ग है वो साइज में बहुत बड़ा है, और वो जो साइज है वो एक बहुत बड़े मल्टीप्लाइड नंबर के अंदर देश के अंदर टोटल पॉपुलेशन के अंदर ऐसे बिना पढ़े लिखे लोगों को कंट्रीब्यूट करती है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जहां एक कम पढ़ा लिखा वर्ग बहुत बड़ी पॉपुलेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, और एक तरफ पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है, जो जिम्मेदार वर्ग है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, उनको अच्छी चिकित्सा सेवाएं देता है, उनको अच्छा खिलाता पिलाता है, और एक अच्छा नागरिक देश को देता है। लेकिन जो गैर जिम्मेदार वर्ग है, उसको ना पढ़ाई लिखाई से लेना देना है, वो पढ़ाता लिखाता नहीं है, उसका सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उसको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो एक कमजोर पॉपुलेशन आपके देश के अंदर ऐड होती है, वो गैर जिम्मेदार होती है, और फिर वही पॉपुलेशन फिर आपके उस पर आ जाती है, इंक्रोचमेंट पर आती है, करप्शन पर जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन पर जाती है। तो हमारे देश की सरकारों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया कि वो इस इतनी बड़ी नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को कब तक खिलाएगी। श्रीलंका का क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, पूरी दुनिया को इससे सबक लेना है, हमारे देश को भी, क्योंकि हमारे देश के में भी कई राज्यों की लिस्ट जारी हो चुकी है जो श्रीलंका के पैटर्न पर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से हम अगर देखें तो ये बिल्कुल ये बात तय हो रही है कि हमारा नेतृत्व, हमारी सरकारें, हमारी पॉपुलेशन जो गैर जिम्मेदार तरीके से ऐड कर रही है, और फिर उन सरकारों का उस पॉपुलेशन से वोट मांगना, और वोट कैसे मांगना, हमारी चीजों के आधार पर उन चीजों से उनको वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब मैं फिर उसी वितरण पर आ गया, वो वितरण फिर गया आपकी जेब से, मतलब पढ़ी लिखी जनसंख्या ने पैसा कमाया और एक नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को आपने दे दिया, मतलब मुफ्त की रेवड़ियां बंटने लगी। तो कोई भी समाज इस तरीके से लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। श्रीलंका इसका एक बहुत ताजा तरीन उदाहरण है। मैं सभी सदस्यों से जरूर आग्रह करूंगा कि इस बात को जरूर फैलाएं कि श्रीलंका के हालात क्या है और श्रीलंका कहां पहुंच गया है और उसकी क्या हालत हो। और ये सारी चीजें निश्चित रूप से सोसाइटी और सोसाइटल इश्यूज ऐसे इश्यूज होते हैं जो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, ज्योग्राफिकली, आपके कानूनी रूप से, और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को जोड़ दें जो कहीं ना कहीं सरकारों को उनके निर्णयों के साथ देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए, उनकी पॉलिसी मेकिंग के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो हमें इन चीजों को बहुत समझना चाहिए, हमें आगाज करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि चीजें होती हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपसे यहाँ पर कही कि जो भूखे और नंगों का देश है, आप इस बात से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम कैसी पॉपुलेशन को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसी पॉपुलेशन को हम ऐड करने जा रहे हैं अपने कंट्री में। अब इससे होता यह है कि जब हम सड़कों पर निकलते हैं, हम बगीचों में जब जाते हैं, जब हम बड़ी बड़ी होटल्स में जाते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं, तो हमारा सामना एक ऐसी पॉपुलेशन से होता है जो गैर जिम्मेदार है। वो आपका जीना हराम कर देती है, वो किसी रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानती। हमारे देश की जो महिलाएं वो सड़कों पर घूम नहीं पाएंगी क्योंकि ये नंबर बढ़ता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अपने आप को बेबस पाता है क्योंकि मॉब है वहां पर। मॉब के आगे आपका कानून कई बार हाथ टेक देता है। इसका एक बहुत अच्छा ताजा तरीन उदाहरण 2 दिन पहले आया, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। तो मॉब जो होती है वो उसके आगे बहुमत का खेल है पूरा, तो उसके आगे कानून भी चुप हो जाता है। और हम जिस एक अच्छे समाज की जो कल्पना करने जा रहे हैं वो कल्पना कभी हम साकार नहीं कर सकते। इसलिए इस देश के अंदर सबसे पहले हमें जनसंख्यात्मक नीतियों के बारे में सोचना होगा। हमारी एक स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन पॉलिसी होना चाहिए जिस पर हम इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करें और हर से देखें कि हमारी सोसाइटी के केवल 2 और एक गैर जिम्मेदार है। अगर आप जिम्मेदार हैं और बहुत सारे मामलों में अगर आप राष्ट्रीय हितों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपका स्वागत है, ये सारी चीजें आपके लिए, और नहीं तो आपके लिए कुछ भी नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण और आपको देता हूं। कुछ वर्षों पहले मुझे कनाडा जाना था और मैं कैनेडियन एम्बेसी में जब पहुंचा, मुझे एक अपना वीजा फॉर्म भरना था और मैं 3 बार कैनेडियन एम्बेसी के सामने अपीयर हुआ और तीनों बार मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मुझे वीजा नहीं मिला। मैं बहुत निराश हुआ कि मुझे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। मेरा स्टेटस इतना ऊंचा है, मैं प्रोफेसर हूं, मैं वहां जाके क्या करने वाला हूँ, महीना 2 महीना रह के लौट आऊंगा मैं।
चौथी बार मेरी मुलाकात एक और किसी परिचित से हुई, मैंने उस फॉर्म को पढ़ा तो उसमें एक बहुत अच्छा कॉलम था, क्या आप उस देश में जाएंगे तो वहां के नेचुरल और वहां की जो सुविधाएं हैं उन पर आप किसी प्रकार का बर्डन तो नहीं डालेंगे, ये उस कॉलम में था। और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जहां जहां का भी आप वीजा लेने जाते हैं वहां पर ये कॉलम वीजा फॉर्म में जरूर होता है कि क्या आप उस देश की जो सुविधाएं उनके नागरिकों को दी जाती है उन पर आप किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं करेंगे, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप अपना खर्चा खुद करेंगे और उन सुविधाओं से अपने आप को अलग रखेंगे और उन सब सुविधाओं को खरीदेंगे। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि एक देश अपने नागरिकों को जो सुविधाएं देता है अगर उस पर कुछ नॉन प्रोडक्टिव लोग कब्जा कर लेते हैं तो वो देश का चलना मुश्किल। और इसीलिए हमारे दिलो दिमाग पे जो एक बड़ा खूबसूरत है, बड़ी अच्छी सड़क, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक और जो भी कुछ टैक्सेशन की जो भी वहां की जो भी और भी बहुत सारे, मैं केवल ये नहीं कहना चाहता कि केवल एक उदाहरण ही है या केवल एक फैक्टर है, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि अभी मैं जनसंख्यात्मक इश्यूज पर बात कर रहा हूं तो हमें उस बात को समझना होगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एक और बड़ी मुद्दे की बात आती है कि अब ये चीज हो कैसे। एक बड़ा अजीब ट्रेंड हमारी मॉडर्न सोसाइटी में यंग कपल्स के बीच में चला। मैंने अभी आपसे कहा कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। इस सिस्टम ने हमारी सोसाइटी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया। ये वो कपल्स बात कर रहे हैं जो जिम्मेदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो स्वस्थ हैं, जिनकी मानसिक दशाएं अच्छी हैं, जो शरीर से स्वस्थ हैं, जो अच्छे बच्चों को जन्म दे करके इस देश की जीडीपी को, जो इस देश के बाहुबल को, जो इस देश के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे देश का एक ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग, हमारे देश का एक ऐसा यंग कपल का वर्ग इस देश की जनसंख्या के अंदर जीरो कंट्रीब्यूशन कर रहा है और अनजाने वो उस समय अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन अनजाने ही वो इस देश को खतरे में डाल रहे हैं, वे अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। और एक ऐसा वर्ग जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास दिमागी समझ नहीं है, जिसके पास इंटरनेशनल इशू समझने की क्षमता नहीं है, जिस पर राष्ट्रीय हितों को समझने की क्षमता नहीं है, सामाजिक पारिवारिक आर्थिक विषयों को समझने की क्षमता नहीं है, वो इस देश की जनसंख्या के अंदर गैर जिम्मेदार जनसंख्या को 4, 5, 6 के हिसाब से कंट्रीब्यूट करता जा रहा है और ये प्रक्रिया रुक नहीं रही है, लगातार चल रही है। बहुत चिंता का विषय है हमारे देश के। हम अगर इस पर जब कंट्रोल की बात करते हैं तो बहुत सारे सेगमेंट्स सोसाइटी के खड़े हो जाते हैं, पर वो कभी ये नहीं सोचते कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को इसको सरकार कब तक मैनेज करेगी। और मैं आपसे कहता हूं कि इस आधार पर जैसे जैसे हम जितनी जितनी अपनी सुविधाओं को कट करेंगे उतनी तेजी से सरकारें गिरेंगी। हम एक पॉलिटिकली अनस्टेबल गवर्नमेंट्स नियर फ्यूचर में मिलने वाली हैं और हम अपने जीवन को बहुत ही अनस्टेबल पाएंगे। कभी हमें खाद्यान्न नहीं मिलेंगे, कभी हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा, कभी बिजली गायब हो जाएगी, कभी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सड़कों पर आएगा, हमारा सामान्य जीवन गड़बड़ी में पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मजे की बात यह है कि जनसंख्या से संबंधित जितने भी इशू होते हैं वो एक दिन में नहीं, आज जो कुछ हो रहा है, जो आज हम जो भी कुछ समझ रहे हैं, इसका परिणाम अगले 10 साल बाद हमको देखने को मिलने वाला, 15 साल बाद देखने को मिलने वाला। और यदि अगर हम उसके बाद में उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो अगले फिर 15 साल हमें रुकने को निकला है। तब तक मेरे ख्याल से हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा जा चुका होता है, जो हमारे जीवन का क्रीम पीरियड होता है, जिसको हम जीना चाहते हैं, जिसमें हम पढ़ना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, देश को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और ऐसी पॉलिसीज व्यक्ति को, समाज को, देश को बहुत बुरी तरीके से गड्ढे में ले जा सकती हैं। ये बेहद चिंता का विषय है। ये विषय बड़ा लंबा है, इस पर बहुत सारी बातें भी मैं और भी करना चाहता हूं, लेकिन कभी और किसी विषय पे करेंगे। समय भी मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, तो मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहता हूं। ये बहुत चिंताजनक विषय था, इसलिए मैं आपसे इतनी बात में यहाँ विराम करता हूँ। धन्यवाद। और पहली बात तो ये है कि बहुत सुंदर विषय और चिंतन बहुत सही है। आपने जो ये बात कही, जो एक जिम्मेदार वर्ग, मैं एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे एक मित्र हैं जो डॉक्टर हैं और पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, उनके 4 बच्चे। मैंने उनसे एक दिन ऐसे ही पूछा, मैंने कहा 4 आपने, यार एक जना गायनेकोलॉजिस्ट, एक जना ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपने 4 क्या सोच करके? बोले आई कैन मैनेज इट, नो प्रॉब्लम, आई कैन इवन सपोर्ट फाइनेंशियली एंड आई कैन जनरेट 10 more. Only I have generated 4.
सो एक ये उदाहरण है। दूसरी तरफ हम सब देख ही रहे हैं जो सोच है समाज की जिस प्रकार से, ये एक बहुत विचारणीय विषय है। इसके पीछे हम एक जिम्मेदार वर्ग डिस्कशन करके बात अपना वक्त जरूर दे सकता है, लेकिन किस प्रकार से हमने उस वर्ग को जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। कैसे उनको जोड़ा जाए और कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, कैसे उन लोगों को एड्रेस किया जाए कि ताकि वो पॉपुलेशन ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए, उसके ऊपर भी चिंतन होना चाहिए। बस यही मेरा मुख्य रूप से आपको कहने का मुद्दा था। थैंक यू सो मच। का वक्तव्य बहुत ही अच्छा लगा, और जो उसका सार है वो ये कि हमारे समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, जो कि एक तो वो जो अशिक्षित हैं, गरीब हैं, और उनमें उत्तरदायित्व का भाव या चेतना भी नहीं है, और उन्हीं में फर्टिलिटी हाई है। और दूसरा वर्ग वो है कि जिनमें शिक्षा है, चेतना है, उत्तरदायित्व का भाव भी है, और वो आजकल कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो जनसंख्या की क्वालिटी आगे चलकर प्रभावित होने वाली। मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ। इसमें ऐसा कुछ आंकड़ों को लेके या कुछ एक दो अच्छी बातें भी हो रही हैं कि दुनिया में आज एक्चुअली अब जनसंख्या का विस्फोट नहीं हो रहा, और जो जन्म दर है वो कम होती जा रही है। हमारे यहाँ, जैसा कि प्रोफेसर व्यास ने भी कहा था, कि एक चीज होती है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो ये बताता है कि औसतन एक कपल कितने बच्चे पैदा कर रहा है। तो हमारे देश में ऑलरेडी बर्थ रेट तो अभी हाई है, और हमारी जनसंख्या लगभग 1.4% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसका कारण ये है कि जो हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यंगर है, जिसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। सरकार ज्यादा जन्म दर संबंधी नीति बना सकती, बच्चों की नीति बना सकती है, परिवार नियोजन संबंधी नीति बना सकती है, उसकी अब आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम बड़े अच्छे से चल रहा है, और टोटल फर्टिलिटी रेट जितना हम कम से कम कर सकते थे, अब तो चिंता इस बात की हो रही है कि देश के स्तर पे और दर्जनों प्रांतों में अब टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो रहा है। लेकिन तो वो चीजें हैं, अगर आज जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो वो उसके लिए ना सरकार जिम्मेदार है, ना हमारा समाज जिम्मेदार है, एज डिस्ट्रीब्यूशन जिम्मेदार है। ये बात समझनी पड़ेगी, और उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता। हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो प्रोफेसर व्यास के जो भाषण का जो केंद्र बिंदु है, वो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई, और हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। देखिए, जहाँ पे शिक्षा बढ़ी है, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम्स में हो, या किसी में हो, जहाँ शिक्षा बढ़ी है वहाँ जन्म दर अपने आप कम हो गया। केरला में आप मुसलमानों में जाइए तो उनका जन्म दर उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदुओं से भी कम है। तो ये धर्म का विषय नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और अंतिम बात, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, मैं पहली बार आपकी सभा में पेश हुआ हूँ, मुझे अच्छा लगा टॉपिक जनसंख्या का, तो मैं शामिल हो गया। वो ये कि अगर हमें अपने राष्ट्रीय हितों को अचीव करना है तो हमें धर्म के कंसेप्ट का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हमें बुद्धि से और इनडायरेक्टली अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए, और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए, उसमें कोई दम भी नहीं है। और अगर हम धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्हें हम चिढ़ा देते हैं, इरिटेट करते हैं, और वो हमारे सामने फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हम ये पहली जनसंख्या नीति जो डॉक्टर करण सिंह ने बताई थी, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर करण सिंह ने जो पहली जनसंख्या नीति उन्होंने खुद ड्राफ्ट किया था 1976 में, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई अगर आज का समाज कंपलसरी नसबंदी के लिए लगभग तैयार है, और अगर नसबंदी होती है तो इतने बच्चों के बाद नसबंदी होनी चाहिए, और उसमें जाति धर्म कुछ नहीं आना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इधर जनसंख्या नियंत्रण को धर्म से जोड़ने लगे। हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, देश को मिला के रखना चाहिए, और अपने गोल्स को अधिक स्पष्टता और दक्षता के साथ अचीव करना चाहिए। हमें कहना चाहिए तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है कि आज जो है समय का धर्म, ऐसा गांधी जी ने भी कहा था कि आज के समय के धर्म को देखते हुए
कोई भी परिवार 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि धर्म आदि चीजों का संदर्भ कम से कम देना चाहिए। वो हमारे देश के लिए हितकर है, हमारे हिंदू धर्म के लिए भी हितकर है, राष्ट्र के लिए भी हितकर है। यही है कि हम मुद्दों पे बात करें और उसमें धर्म जैसी चीजों को ना उठाएं। धन्यवाद।